अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अकाउंट की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? तो आई नो आप सभी आंसर करोगे, इंग्लिश सर एक लैंग्वेज है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं सिमिलरली पूछूं हिंदी क्या है, तो आप सेम आंसर दोगे लैंग्वेज है। मैं पूछूं पंजाबी क्या है, उर्दू क्या है, आप कहोगे लैंग्वेज है। राइट और रॉन्ग? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी किस काम आती है? सर, अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज काम आती है कम्युनिकेशन के। एक दूसरों के साथ अपने ओपिनियन, अपनी बातें शेयर करने के काम आती है कोई भी लैंग्वेज। ऑन दी सेम लाइंस, अकाउंटिंग क्या है? हमारी अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। और किसकी लैंग्वेज है ये लैंग्वेज है बिजनेस की। अगर बिजनेस को अपने यूजर्स को कोई इंफॉर्मेशन देनी है, अपने बारे में बताना है, तो अकाउंटिंग यूज होती है। अगर मुझे जानना है कि भाई बिजनेस की पोजीशन कैसी है, बिजनेस के पास कितना कैश फ्लो है, क्या अच्छी है बुरी है, उन सारे पर्पस के लिए मुझे उसके अकाउंट्स देखने होंगे। तो अकाउंटिंग क्या है? एक वे ऑफ कम्युनिकेशन बिजनेस और उसके यूजर्स के बिटवीन। राइट? तो अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उनके यूजर्स तक बताना फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब जो भी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, मैं से समराइज करूंगा, और अल्टीमेट यूजर्स तक वो इंफॉर्मेशन को पहुंचाऊंगा, ताकि यूजर्स उस इंफॉर्मेशन को लेके एक बेटर डिसीजन ले सके। राइट? सही बात है। अगर लेमन लैंग्वेज में बात करूं, तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या है? देखो, अगर हम कोई भी चीज करते हैं तो अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं ना। कि लेट से मेरे को पॉकेट मनी मिली 100 रुपीज, तो पॉकेट मनी में देखूंगा भाई 100 मिली, 100 में से मैंने 20 खर्च कर दिए, 30 खर्च कर दिए, दैट इज ऑल्सो अकाउंट। आप एक तरह से इंफॉर्मेशन ही तो कन्वे कर रहे हो ना, कि भाई इतनी अर्निंग्स हुई थी या इतनी पॉकेट मनी मिली थी और यहां यहां एक्सपेंस हुआ। राइट? तो अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो सबसे पहला टास्क क्या होता है? सबसे पहला टास्क होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन किसका? बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। सर, बिजनेस ट्रांजैक्शंस मतलब, मान लो मैंने, या मान लो आपने एक शॉप खोली। राइट? अब आप कुछ टास्क दिन में उस शॉप के लिए करते होगे और कुछ अपने पर्सनल भी करते होगे। राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लिए शूज खरीद के आए। राइट? तो ये आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गई, बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं हुई। और सिमिलरली आपने फर्नीचर खरीदा उस शॉप के लिए, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। फिर उन आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम करेंगे मेजरमेंट। ऑब्वियस सी बात है, लेट्स से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया ये सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कि आप अपना फर्नीचर खरीद के लेके आए, आप अपना स्टॉक लेके आए, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया शॉप का, ये सारी आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। फिर आप इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मेजर करोगे। राइट? अगर मुझे कोई अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, एक जगह पे इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो मैं ये लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कि भाई आप 3 टेबल लेके आए, 4 चेयर लेके आए, अच्छा एक फैन भी लेके आए थे, अच्छा 4 शूज लेके आए थे, लेट्स से शूज का बिजनेस था आपका, अच्छा 4 लेडीज वेयर सैंडल्स लेके आए थे आप, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, तो ऐसे रिकॉर्ड करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो बेस्ट क्या है, हम हर एक ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांसफर करेंगे। लेट्स से अगर मैं 3 टेबल लेके आया और एक टेबल 1000 रुपीज का है, तो मैंने परचेजेस करे फर्नीचर के 3000 रुपीज के।
मैंने चेयर खरीदी, अगर एक चेयर 100 रुपीज की है तो मैंने फर्नीचर परचेज किया 400 रुपीज का, राइट। मतलब अब आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम हर एक ट्रांजेक्शन को मनी टर्म्स में उतारेंगे। फिर अच्छा याद रखना है, जोन सी ट्रांजेक्शन मनी टर्म्स में ट्रांसफर नहीं होंगी वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल मेरे एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी तो वो कभी रिकॉर्ड ही नहीं होगा। या फिर मेरे को बहुत ही अच्छा एक एम्प्लॉय मिल गया है, क्वालिटी वाला एम्प्लॉय मिल गया है, बहुत अच्छा है, ऑनेस्ट है, उस बात को मैं अपने अकाउंट्स में लिख नहीं सकता। क्यों? मैं उसे मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो जिन ट्रांजेक्शन को मैं मेजरमेंट करूंगा, मनी में ट्रांसफर कर पाऊंगा, उन्हीं को रिकॉर्ड करूंगा। नेक्स्ट क्या काम करूंगा? रिकॉर्डिंग। मैंने देख लिया, लेट्स से 3 टेबल खरीदी है तो मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा, और ये सारी रिकॉर्डिंग कहां पे होती है? जर्नल में। एक बुक जिसमें अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस मैंने लिखी हुई है सारी, किन में? मनी टर्म्स में, रुपीस में। रिकॉर्ड करने के बाद हम करते हैं क्लासिफाई। क्लासिफाई करना है मतलब क्या हो गया? इन ट्रांजैक्शंस को थोड़ा सा बाइफरकेट कर लूंगा। अच्छा, स्टॉक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस दे रही, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी के बिल पूरे साल में ये भरे, अच्छा फर्नीचर ये खरीदा, तो वो सबको क्लासिफाई करूंगा, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करूंगा, और ये काम कौन सी बुक में करूंगा? उसको कहते हैं हम लेजर। एक जर्नल क्रिएट करी सबसे पहले, जर्नल से मैंने क्या क्रिएट कर दिया? लेजर। लेजर के बाद मैं उन्हें समराइज करूंगा। समराइज हमारा हो गया ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। डिटेल में धीरे धीरे हम सबके बारे में पढ़ेंगे, राइट। समराइजिंग करने के बाद हम उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। मैंने रेशियोज निकाले उसकी, मैंने उसकी कैश फ्लो पोजीशंस देखी और चेक किया कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, क्या मेरे प्रॉफिट्स बढ़े हैं या कम हुए हैं। ये सारा हमने काम किया, और एट एंड जो मेन काम था पूरे अकाउंटिंग का, अपनी इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया अपने यूजर्स के साथ। गवर्नमेंट डाटा मांग रही थी, गवर्नमेंट अकाउंट्स मांग रही थी टैक्स पर्पस के लिए, तो उसको दिए कि हाँ भाई ये मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है, ये आपका टैक्स बनता है, ये मेरा प्रॉफिट था, राइट। मेरे शेयर होल्डर्स मांग रहे थे भाई बताओ इस बार कंपनी ने क्या अर्न करा, तो वो मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी उनको। एम्प्लॉयज मांग रहे थे कि भाई सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस है या नहीं है, कंपनी प्रॉफिट कमा भी रही है या नहीं कमा रही। जिस भी यूजर को अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो मैंने प्रोवाइड करी। ये टास्क पूरा हम अकाउंटिंग में बेसिकली करते हैं, राइट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो याद रखना 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अकाउंटिंग के। कौन कौन से? पहला आता है आपका रिलायबिलिटी। जब मैंने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाई, अकाउंट्स बनाए अपने, तो वो क्या होने चाहिए सर? वो फेयर होने चाहिए, वो अनबायस होने चाहिए, ताकि लोग उन पे रिलाय कर सकें, विश्वास कर सकें। और ये कब हो पाएगा? जब वो वेरीफाइबल होंगे, हम उन्हें वेरीफाई कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि मैंने एक टेबल खरीदा है 1000 रुपीज का। अब मैं कैसे बिलीव कर लूं कि आपके बिजनेस ने सच्ची में टेबल खरीदा है? तो आपने साथ में अपना वाउचर लगाया हुआ है परचेज का, आपने सेल्स करी है तो सेल्स का इनवॉइस लगाया हुआ है, मतलब आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं। तो आपको मेक श्योर करना है जो भी आपके अकाउंट्स हो वो रिलायबल हो। फिर अकाउंटिंग आपकी रिलेवेंट होनी चाहिए, मतलब जोन से भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट। आपने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब आपको ऐसे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं कि यूजर्स को समझ आए। अगर मैं यहां लिख रहा हूं, कुछ समझा रहा हूं, अगर मैं कोई अजीब सी लैंग्वेज में लिख दूं या डॉक्टरल लैंग्वेज में लिख दूं, क्या आपको समझ आएगा? नहीं आएगा। तो हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो यूजर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग इजी रहे, उनको मुश्किल ना हो अकाउंट समझने में, राइट। और चौथा आता है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी क्या हो गया? बेसिकली हम अपने अकाउंट्स को कंपेयर कर सकें। कंपेयर किससे? किसी दूसरी फर्म से या खुद से ही प्रीवियस ईयर से। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जब हम अपनी अकाउंट्स को प्रिपेयर करें, राइट। अब देखो होगा क्या, लेट्स से हम सब ने बात कर ली कि हम सारे अपने अपने अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, मतलब अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। सही बात, गलत बात? सही बात। अब
लाखों बिजनेसेस हैं, करोड़ों ही बोलूंगा, लाखों क्या, करोड़ों ही बिजनेस हैं। हर एक इंडिविजुअल अगर अपनी मन मर्जी से अकाउंट्स प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो यूजर के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। लेट्स से मैंने, तुम सब लोग हो, 10 लोग 20 लोग हो, मैंने क्या किया, आप सभी को बोल दिया, और मान लो आप सबकी शॉप्स हैं, अब मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, आप सभी की शॉप्स हैं, मेरे को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। मैंने आप सभी को बोला लाओ अपने अपने अकाउंट्स दिखाओ। अब आपने अगर अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने फॉर्मेट से अकाउंट्स प्रिपेयर करे होंगे तो मेरे लिए तो बड़ा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा कंपेयर करना? डिफिकल्ट होगा नहीं होगा? मान लो मैंने आपको 1000 ऐसे चेक करने के लिए दे दिए 100 पेज वाले, तो वेरी डिफिकल्ट। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, ताकि एक यूजर अच्छे से समझ पाए, हमने क्या करा, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स रखे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। ठीक है, अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिन्हें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो जनरली फॉलो होते हैं अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हो गए? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट आर जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि मतलब अगर आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, कोई भी कर रहा है, वो इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, ताकि कंपेयर करना आसान हो, समझना आसान हो। राइट, समझ आ गया? ये इससे होगा क्या, यूनिफॉर्मिटी आएगी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्मिटी का मतलब हो गया सबके अकाउंट सेम सेम से दिखेंगे, बैलेंस शीट्स के जो फॉर्मेट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के जो फॉर्मेट होंगे, जर्नल बनाने के जो फॉर्मेट होंगे, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के जो फॉर्मेट होंगे, वो सेम सेम से होंगे। राइट, और याद रखना ऐसा नहीं है कि जो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए वो फिक्स हो गए हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज भी करते रहेंगे हम, जैसी हमें नीड लगेगी, ताकि अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़े। और जैसे से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है हम अपने प्रिंसिपल्स रूल्स को चेंज करते रहेंगे। ठीक है, अब एक एक करके हम सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को देखने वाले हैं। करें स्टार्ट। देखो, सबसे पहले आता है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, या बोलो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा सॉरी जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा टास्क क्या होता है? हम ये क्या सोच के चलते हैं कि हमारा बिजनेस 1 साल बाद बंद होने वाला है? नहीं ना। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कोई भी बिजनेसमैन ये ही सोचता है कि मेरा जो बिजनेस है लॉन्ग लाइफ तक चलने वाला है। दैट इज ओनली गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। मतलब अगर आप सभी लोग बिजनेस खोल रहे हो तो ये अजम्पशन नहीं डालोगे कि मेरा बिजनेस जल्द ही बंद होने वाला है या 2 साल बाद बंद होने वाला है। हम एज्यूम करेंगे कि हमारा बिजनेस पूरी लाइफ चलता रहेगा। तो सर ऐसा क्यों एज्यूम कर रहे हैं? देखो, इसका एज्यूम करने का भी एक रीजन है, ध्यान से देखना। मान लो मान लो मान लो मैंने बिजनेस में एक बिल्डिंग खरीदी और दूसरी ही जगह मैंने बिजनेस में स्टॉक खरीदा। शूज का ही बिजनेस है मेरा, बिल्डिंग खरीदी, शॉप खरीदी और स्टॉक खरीदा, शूज खरीदे। राइट, अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैं दोनों को इसी साल का एक्सपेंस नहीं मानूंगा, इसे एसेट ट्रीट करूंगा और इसे बोल लूंगा मेरा नॉन करंट एसेट, और वहीं इसे मैं करंट एसेट मानूंगा कि कुछ टाइम बाद ये खत्म होने वाला है। राइट, मान लो अगर मैं ये असम्पशन लेके चलता स्टार्टिंग में कि मेरा बिजनेस 1 ही साल में खत्म होने वाला है, तो बिल्डिंग भी मेरा क्या हो जाती? करंट एसेट। राइट और रॉन्ग? तो बिल्डिंग को मैं नॉन करंट एसेट मानूंगा। नॉन करंट एसेट का मतलब वो एसेट जो लॉन्ग टर्म तक चलने वाले हैं, और स्टॉक को मैं करंट एसेट मानूंगा। करंट एसेट्स वो जो मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि 1 साल के अंदर मेरे यूज हो जाएंगे बिजनेस में, मतलब बिक जाएंगे, सेल हो जाएंगे। राइट,
तो हमारा बिल्डिंग और स्टॉक होगा करंट और नॉन करंट एसेट होगा। तो पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या हो गया कि मेरा बिजनेस लॉन्ग रन तक चलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है? देखो अभी हमने सीखा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसका मतलब क्या था? बिजनेस बहुत एंड तक चलने वाला है, पूरी लाइफ चलने ही वाला है। सही बात, गलत बात? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको बताना है कि कोई पर्सन अच्छा है या बुरा है, तो उसकी कितनी ड्यूरेशन में, मतलब तुम क्या देखोगे कि उसकी लाइफ में अब तक उसने क्या किया? सही बात गलत बात? सही बात गलत बात? या मैं बोलूं अगर बिजनेस का, मैंने बोला कि पूरी लाइफ चलने वाला है, तो बिजनेस अच्छा है बुरा है, प्रॉफिट मेकिंग है लॉस मेकिंग है, कैसे पता लगाऊंगा? जब बिजनेस एंड होगा। बट हम तो एज्यूम कर रहे हैं बिजनेस कभी एंड ही नहीं होगा। अगर मुझे पता लगाना है कि बिजनेस अच्छा चला या बुरा चला, तो बिजनेस जब एंड होगा तभी पता चलेगा ना कि अच्छा इसने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, इतना लॉस कमाया। ऐसे तो कभी भी किसी भी चीज की वो ही नहीं पता चलेगी मुझे कि बिजनेस अच्छा है या बुरा है। तो इसीलिए हमेशा बिजनेस के अकाउंटिंग को जानने के लिए, पोजीशन को जानने के लिए हमने बिजनेस को छोटे छोटे पीरियड्स में बांट लिया, राइट, जिसे हम बोल देते हैं जो हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया। हमने क्या करा? बिजनेस की पूरे लाइफ को डिवाइड कर दिया है छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में, ताकि हम थोड़े टाइम बाद इवेल्युएट कर सके कि अभी हमारा प्रॉफिट क्या है, अभी हमारी पोजीशन क्या है। देखो एक एग्जांपल देता हूं। स्कूल में जब हमारा, वैसे क्लास लेट्स में 11th में हूं, 11th में पास या फेल हुआ कैसे पता चलेगा? जब पूरी 11th कंप्लीट हो जाएगी, जो लास्ट वाले एग्जाम्स दूंगा, राइट और रॉन्ग? बट बीच बीच में हमने इंटरवल्स बनाए होते हैं कि अभी यूनिट टेस्ट का इंटरवल हो गया, फिर मिड आएगा, फिर दोबारा यूटी आएगा, फिर फाइनल्स आएंगे, और सब में हमारी परफॉर्मेंस को हम इवेल्युएट करते रहेंगे। अच्छा यूटी में बैड परफॉर्म हुआ, मिड में अच्छा परफॉर्म हुआ, फिर यूटी में बैड परफॉर्म हुआ, तो थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद हम अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते रहते हैं। सिमिलरली बिजनेस की पूरी लाइफ को हमने एक साल के इंटरवल में बांट लिया कि हर साल के इंटरवल के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, हमने कितने प्रॉफिट्स कमाए, कितने लॉसेस करे, राइट। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है? पूरे बिजनेस की लाइफ को आप छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में बांट लो, और जनरली अभी जो टाइम इंटरवल लिया जाता है वो लिया जाता है 12 मंथ्स, राइट। और मान लो फ्यूचर में हाइपोथेटिकली लेते हैं, सारे बिजनेसेस ने मिलकर सोच लिया अब से हम 2 साल बाद अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, तो होगा क्या? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अनुसार 24 मंथ्स के बाद हो जाएगा कि 24 मंथ्स के बाद हम अपने पोजीशन देख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है आपके पास बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है? जो आपका बिजनेस है और जो ओनर है, दीज आर टू डिफरेंट एंटिटीज, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप थे, ये मैंने आपकी फोटो बनाई, और एक आपका बिजनेस है, तो आप अलग हो, आपका बिजनेस अलग एंटिटी है, ठीक है। बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर एंड इन्वेस्टर्स। इसका रीजन क्या है? अच्छा खुद प्रैक्टिकली देखो, आप शॉप खोलते हो तो शॉप को आप अलग मानते हो और अपने आप को अलग मानते हो, राइट और रॉन्ग? फॉर एग्जाम्पल, आप कार खरीद के लेके आए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो आप ये नहीं कहते कि बिजनेस की कार है, बिजनेस अलग है आपका, आप अलग हो, राइट। हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी अकाउंट्स क्रिएट नहीं करेंगे, हम अकाउंट्स क्रिएट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तभी तो बोलते हैं कि अगर ओनर पैसा लेके आता है बिजनेस में, ओनर अगर कुछ पैसे देता है या कोई एसेट देता है बिजनेस को, तो हम बिजनेस में उसे एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। याद करो, क्या लाइबिलिटी के नीचे ही लिखते हैं ना, क्या लाइबिलिटी के साथ ही लिखते हैं, सॉरी, लाइबिलिटी के साथ ही लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या है? एक लाइबिलिटी है बिजनेस की, मतलब आपने बिजनेस को पैसा दिया और बिजनेस को उसे रिटर्न करना है, राइट। तो ओनर और बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। नेक्स्ट आता है आपके पास मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, और ऑलरेडी हमने भी ये डिस्कस किया
कि जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, उनको सब हम मनी में कन्वर्ट करेंगे, मनी में मेजर करेंगे, एक्सप्रेस्ड एंड रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को मनी में रिकॉर्ड करेंगे। इसकी इंप्लीकेशंस क्या है? अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाती है जिसको हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, जैसे मैंने भी बताया स्ट्राइक हो गई, या फिर कोई क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय हो गया, मैनेजमेंट अच्छी हो गई आपकी, तो उन सबको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। उसके बाद आता है आपके पास हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ध्यान से सुनना। अभी हमने बात करी, आपने शूज का शॉप खोली, ये आपका बिजनेस है, आप लेके आए एक टेबल, और टेबल जो आपने परचेज किया वो किया 1000 रुपीज का। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि जौन सा भी टेबल की आपकी कॉस्ट है ना, मैं अकाउंट में इसी वैल्यू पे उसे लिखूंगा। तो जब मैं अपनी बिजनेस में ट्रांजैक्शन एंटर करूंगा, इस ट्रांजैक्शन को लिखूंगा, तो मैं अमाउंट जो डालूंगा वो 1000 रुपीज डालूंगा, प्राइस पेड टू एक्वायर इट। ठीक है, जो भी प्राइस आपने पे किया होगा एक्वायर करने के लिए, वो ही बिजनेस में शो होगा। अच्छा, लॉजिकली इधर ध्यान से सुनना। आपने लेट से बिल्डिंग ली, और बिल्डिंग की जो कॉस्ट थी वो थी लेट से 1 लाख रुपीज। मान लो 2020 में आपने बिल्डिंग परचेज करी, बिल्डिंग छोड़ो लैंड ले लेते हैं, आपने लैंड परचेज करी, अमाउंट ले ली 10 लाख रुपीज। तो आपने 2020 में जब लैंड परचेज करी तो बिजनेस ट्रांजैक्शन डाली कि भाई मेरे पास लैंड है 20 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज की। अब मान लो 2021 में उस लैंड की वैल्यू 11 लाख रुपीज हो गई। तो ये नहीं है मैं अपनी बुक्स में उसे 11 लाख में दिखाऊंगा, मैं अपनी बुक्स में उसे अभी भी 10 लाख रुपीज में ही दिखाऊंगा। ठीक है, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। जो भी प्राइस पे हुआ है, जितने में वो एक्वायर हो रही है, उतने में ही मैं उसे दिखाऊंगा। ठीक, अच्छा इस पे ध्यान रखना। मान लो हमने अभी बोला लैंड, लेट से अगर मशीनरी होती 10 लाख की, तो मशीनरी 10 लाख में दिखाई। सर आपने बोला कि जैसे ही मशीनरी हम खरीदते हैं मान लो, तो सेकंड हैंड हो गई, सेकंड हैंड की प्रोडक्ट की वैल्यू नेक्स्ट डे ही कम होती है। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि नेक्स्ट डे उसकी वैल्यू कम कर दूंगा अपनी बुक्स में। मैंने 10 लाख की मशीन खरीदी, जैसे ही वो मैंने खरीदी सेकंड हैंड हो गया प्रोडक्ट, तो उसकी वैल्यू 8 या 7 लाख हो गई। नेक्स्ट डे मान लो अगर आप कार खरीदते हो, नई कार की वैल्यू, और अगले दिन ही मान लो बेचने जाओगे तो सेकंड हैंड मानी जाती नहीं मानी जाती, और सेकंड हैंड की कार की वैल्यू कम होगी। तो ऐसा नहीं है मैं नेक्स्ट डे ही अपनी मशीन की वैल्यू रिड्यूस कर दूंगा, राइट? मुझे मार्केट वैल्यू से कोई लेन देन नहीं है। मैं क्या करूंगा, अपनी मशीनरी पे या फिर बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाता रहूंगा हर एक साल, ताकि ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखती रहे उस मशीन या बिल्डिंग की, राइट? तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल की प्रॉब्लम है, जैसे आप सभी को पता है, मान लो मैंने मशीनरी खरीद रखी है 10 लाख रुपए की, अगले साल मैंने 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया, और वो मशीनरी मेरी बैलेंस शीट में शो हो रही है 9 लाख रुपीज की, मतलब मेरे अकाउंट्स में शो हो रही है 9 लाख रुपीज की, बट एक्चुअल में उस वैल्यू 7 लाख रुपीज दी है मार्केट में, अगर मैं उसे बेचने जाऊंगा। तो ये एक प्रॉब्लम है इस कंसेप्ट की, कि ये आपको ट्रू वर्थ नहीं बताता बिजनेस की। ठीक है, अब याद से सुन लेना। आई नो जो थोड़ा बहुत हम पढ़ के बैठे हैं तो हमारे माइंड में आ रहा होगा सर बहुत जगह होता है कि हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। आई नो कि बहुत सारी जगह हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर जो हमारा इन्वेंटरी वाला था 2, उसमें क्या कहा गया है कि आपको इन्वेंटरी जो रिकॉर्ड करनी है वो कॉस्ट और एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उससे लोअर पे करनी है। तो उस केस में हम साफ बोल रहे हैं हमें कॉस्ट और एनआरवी लोअर पे करनी है इन्वेंटरी, मतलब हम उसकी फेयर वैल्यू चेक करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारी जगह हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते। ठीक, चले आगे। नेक्स्ट आता है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या है? ध्यान से सुनो। मैंने आप सभी को बोल तो दिया कि हम रिकॉर्ड करेंगे, तो जैसे बोला कि आपने टेबल खरीदा 1000 रुपीज का, उसको बिजनेस में जर्नल में रिकॉर्ड होगा। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या है? बेसिकली
जब भी हम अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमेशा उसके टू एस्पेक्ट्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिनको हम बोल देते हैं डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट। ये डुअल इफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैंने परचेज करी है मशीन तो मेरा या परचेज करा वो आपका टेबल, तो मेरा फर्नीचर बड़ा होगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, और मेरे तरफ से कैश गया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन का कोई ना कोई डेबिट होगा, कोई ना कोई क्रेडिट जरूर होगा, चाहे एक एक हो, चाहे दो दो डेबिट हो, चाहे तीन तीन डेबिट हो, या तीन तीन क्रेडिट हो। राइट, मान लो मैं एक शॉप पे गया, मैंने टेबल खरीदा, मैंने चेयर्स खरीदी, मैंने आधे पैसे कैश से दिए, आधे पैसे बैंक अकाउंट से यूपीआई पेमेंट कर दिया, उसे चेक दे दिया, तो मेरी ट्रांजैक्शन क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लेट्स से टोटल फर्नीचर था 1000 रुपीज का, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और हाफ मैंने कैश पे कर दिया तो कैश अकाउंट क्रेडिट 5000 रुपीज, और बाकी चेक से पेमेंट कर दी तो बैंक अकाउंट क्रेडिट 5000 रुपीज। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन की मेरे को दो चीजें जरूर दिखेंगी, एक डेबिट पोर्शन, एक क्रेडिट पोर्शन। इस बेसिस पे हमारी पूरी अकाउंट्स क्रिएट होगी, ठीक है, और इसे ही हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और इसी के कारण हमारी बैलेंस शीट हमेशा इक्वल आती है, एसेट्स वाली साइड लायबिलिटी वाली साइड बराबर होंगी, इस डुअल इफेक्ट के कारण ही। देखो जब मर्जी कर लो, मेरा डेबिट का जो टोटल होगा और जो क्रेडिट का टोटल होगा ना हर एक ट्रांजेक्शन का, वो इक्वल होगा। जो मेरा डेबिट का टोटल होगा और क्रेडिट का जो टोटल होगा ना, जैसे इस केस में 10,000 डेबिट का टोटल हो गया और इसमें भी 10,000 क्रेडिट का टोटल हो गया, तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल रहेंगे हमारे। अगर इक्वल नहीं आ रहे तो गलती कर दी है आपने, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट आता है आपके पास रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, या फिर मैं बोलूं रियलाइजेशन कंसेप्ट। ध्यान से सुनना, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या रियलाइजेशन कंसेप्ट। एक क्वेश्चन है, आंसर करना जल्दी से। मान लो आपका शूज का बिजनेस था ना, तो उस शूज के बिजनेस में आपने क्या करा, आपका एक फ्रेंड आया, फ्रेंड का नाम मिस्टर ए। मिस्टर ए ने कहा यार मेरे को शूज खरीदने हैं, मैंने कहा ठीक है खरीदो भाई, आप ही की शॉप है। उसने आपसे शूज खरीदे और कहता जाते जाते यार भाई पेमेंट कल करूं। अब दोस्त था तो मना तो कर नहीं पाए, राइट। तो आज की डेट पे लेट से आज है 20th जनवरी, आई नो आज 20th जनवरी नहीं है, लेट से आज 20th जनवरी है, 20th जनवरी आपने उसको शूज बेच दिए। अब कल आप दोस्त था तो शर्मा शर्मी आपने मैसेज किया नहीं कि भाई पेमेंट कर जा, राइट। फिर ऐसे 2 हफ्ते 3 हफ्ते बीत गए, 1 महीना बीत गया, फिर आपको याद आया यार इससे तो पेमेंट लेनी है, तो आपने उसको मैसेज ड्रॉप किया, वो भी भूल के बैठा था। फिर उसने क्या करा, लेट से 25 फरवरी को आपको पेमेंट करी, लेट से 500 रुपीज के शूज थे, 500 रुपीज की पेमेंट करी। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आप अपना जो प्रॉफिट कम मानोगे, जनवरी का मानोगे या 500 रुपए वाला, या फेब्रुवरी का मानोगे? जैन का मानोगे या फेब का मानोगे प्रॉफिट? ये 500 की सेल्स जैन में हुई या फेब में हुई जब पेमेंट आई? हाँ जी। तो ये जो 500 की आपकी सेल्स हुई है, इसको मैं जैन का मानूंगा या फिर फेब का मानूंगा? तो हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट कहता है कि हम इसे जैन की सेल्स मानेंगे। जब मैं एश्योर हो जाऊं कि मेरी सेल्स हो गई है, मेरे पास अमाउंट आनी है, तब मैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लूंगा। मतलब इस डेट को मैं हकदार हो गया हूं उससे 500 रुपीज लेने का, मैंने सेल्स कर ली है। मतलब रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में तभी जाएंगे व्हेन इट इज रियलाइज्ड। मतलब आपके पास लीगल राइट्स आ गए हैं उस अमाउंट को लेने के, जब आपने गुड्स बेच दिए हैं या सर्विस प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। मान लो 4 दिन पहले आपके दोस्त का फोन आया होता है, यार मैं परसों शूज लेने आऊंगा आपसे, तो उस केस में सेल्स नहीं मानोगे कि हाँ भाई आज की डेट में, जब आप उसे शूज दे दोगे उस दिन को आप सेल्स कंसिडर करोगे,
ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, मान लो आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन समझा रहा हूँ कि बिजनेस में ये सारी चीजें फॉलो करनी है। ये ना हो कि 4 दिन पहले उसने एडवांस बोला, आपने आज ही रिकॉर्ड करके बैठ गए, मेरी सेल्स हो गई भाई 4 दिन बाद। जब आप माल दे दोगे तब आप सेल्स को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल आप सभी के बिजनेस के लिए, मैचिंग कंसेप्ट। एक एग्जांपल लेते हैं फिर से, ध्यान से सुनना। आप खड़े सामान खरीदने, सामान में लेके आए, शूज का बिजनेस ही था, सॉरी 10 शूज लेके आए, हर एक शूज 800 रुपीज का पड़ा आपको, तो आपने जो परचेज करा माल वो खरीदा, परचेजेस करे 8000 रुपीज के। ठीक है, कोई इशू। आपने 7 शूज को बेच दिया और हर एक शूज आपने लेट से 1200 रुपीज का बेचा, तो कितने की सेल्स हो गई, जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 2 14, 7 84। ठीक है, 8400 की आपने सेल्स करी, परचेजेस करी थी आपने 8000 की और सेल्स करी 8400 की। अच्छा मुझे एक बात बताना, कितने का प्रॉफिट हुआ आपको? कॉस्ट और सेल्स की अमाउंट दे रखी है, कितने का प्रॉफिट हुआ जल्दी से? हाँ जी, कितने का प्रॉफिट हुआ? आई नो, अगर आप आंसर दे रहे हो 400 रुपीज, अगर आप आंसर दे रहे हो 400 रुपीज, सर 8400 की सेल्स करी और 8000 कॉस्ट थी 400 रुपीज, तो आप गलत हो इस जगह। रीजन बीइंग, इस प्रिंसिपल के कारण, इस कंसेप्ट के कारण। ये कंसेप्ट क्या कहता है, आपको अपने रेवेन्यू और उनके एक्सपेंसेस को मैच करना। रेवेन्यू कितने का था सर? 7 शूज का, मतलब जो हमारे पास पैसा आया 7 शूज को आए, तो ये प्रिंसिपल कहता है ठीक है आपके पास 7 शूज आए ना, 7 शूज बेचे ना आपने, तो 7 शूज कितने के बेचे? आप बोलोगे सर 8400 रुपीज के। तो ये कहता है मैच करो इन 7 शूज के एक्सपेंस को ओनली, इस 7 शूज के रेवेन्यू को इनके ही एक्सपेंस से मैच करो। तो आप कहोगे 7 शूज खरीदे कितने के थे? एक शूज था 800 रुपीज का, तो 7 8 5600, राइट। तो 5600 मेरी कॉस्ट है, तब आप बोलोगे कि 2800 है ना। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। ठीक है, 2800 रुपीज का आपने प्रॉफिट कमाया। ठीक, आप 400 नहीं बोलोगे, आप मैच करोगे अपने रेवेन्यू को उस साल के एक्सपेंस के साथ। अच्छा, इसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल से अकॉर्डिंग याद करो, हम जब अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस क्यों करते हैं सर? माइनस क्या करते हैं, याद करो, सेल्स के नीचे लिखते हैं कि यहाँ पे परचेजेज हो गई, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ना, परचेजेज ओपनिंग स्टॉक, मतलब टोटल अमाउंट में से हम माइनस कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस क्यों करते हैं कि भाई ये मेरी कॉस्ट अभी इनकर नहीं हुई है। ठीक, समझ आ गया। तो आपको क्या करना है, रेवेन्यू फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड बी मैच विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसी से हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की। ठीक है, फिर आता है वही बात है जो लिखी हुई है कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या है? नेक्स्ट रूल आप सभी के लिए, बिजनेस के लिए, मेक श्योर जब आप अपने अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हो तो आप A to Z चीजें डिस्क्लोज करो। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो मुझसे हाइड करो। आपको मेक श्योर रखना है कि आप सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करो, यूजर्स के साथ शेयर करो, ताकि मैं एक बेटर और डिसीजन ले पाऊं। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, इसी रूल के कारण हम कंटीजेंट लायबिलिटीज को फुट नोट में दिखाते हैं। सर कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब, मान लो आपका बिजनेस चल रहा है मस्त,
सामने वाले दुकानदार ने आपके ऊपर केस कर दिया, या जिससे आपने बिल्डिंग खरीदी थी उसने केस कर दिया, ठीक है, केस कर दिया। अब आपको आइडिया है कि भाई अगले महीने मेरी केस की तारीख है और चांसेस है मैं हार जाऊंगा, मुझे सामने वाली पार्टी को 5 लाख एज ए कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। देखो अभी तक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो हुई नहीं है, तो आपको क्या रिकॉर्ड करने की नीड है? मतलब मैंने तो अभी 5 लाख दिए नहीं है, अभी तक मैं केस तो नहीं हारा, तो मुझे क्या नीड है? बट इसी चीज को ध्यान रखते वक्त, मतलब फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट को ध्यान रखते वक्त, हम क्या करेंगे, जो भी कंटीजेंट लायबिलिटी होगी, मतलब फ्यूचर में मेरे को एक्सपेक्टेड है कि भाई ये नुकसान हो सकता है, मैं उसको फुट नोट पे दिखाऊंगा। फुट नोट मतलब क्या हो गया, बैलेंस शीट के नीचे, ठीक है। याद करो हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट। व्हाट इज प्रोविजन? प्रोविजन क्या है कि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं, ठीक है। तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या हो गया, ए टू जेड इंफॉर्मेशन को मैं अपने इंफॉर्मेशन में डालूंगा ही डालूंगा, ए टू जेड इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा, कोई भी हाइड नहीं करूंगा, जैसे मैंने कंटीजेंट लायबिलिटी का बताया। नेक्स्ट आता है आपका एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट सेम सा हो गया आपके पास रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन वाला। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन क्या करता है कि जब आपका रेवेन्यू, आपके पास लीगल राइट्स आ जाए, लीगल राइट्स आ जाए आपके पास माल बेचने के, एडवांस पे कॉल है तब नहीं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन क्या कहता है कि जब आपके पास लीगल राइट आ जाए पैसे लाने आने मांगने की, मतलब आपने शूज बेच दिए, तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। अच्छा, अब रेवेन्यू को रिकॉर्डिंग करने के लिए, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारे पास दो बेसिस होते हैं। ध्यान से सुनना, पहले ध्यान से सुनना। दो बेसिस हैं अकाउंट्स को अकाउंटिंग करने के, एक होता है एक्रूअल, एक होता है कैश बेसिस। फर्क क्या है दोनों में सर? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, जो रेवेन्यू रियलाइज वाला कंसेप्ट था कि भाई आज आपका माल बिका, जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है उस दिन आप रिकॉर्डिंग करोगे, दैट इज एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस क्या है, जब आपके पास कैश रिसीव या पे हुआ उस दिन आप रिकॉर्डिंग करोगे। हम जो फॉलो करते हैं मेजरली दैट इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या है कि हम रिकॉर्डिंग कम करेंगे व्हेन दे आर अकर, हमें कोई मतलब नहीं है कि कैश कब रिसीव और पे हो रहा है, कैश कब रिसीव और पे हो रहा है, ठीक है। देखो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड और एक्रूअल बेसिस में जनरली फर्क क्या है, एक्रूअल टोटल की बात करता है कि भाई पेमेंट आ रही है जा रही है, वो तभी रिकॉर्ड होगी जब वो अकर हो रही है, मतलब उसको तभी एक्सपेंस माना जाएगा। एग्जाम्पल, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका आ गया इस महीने का 5,000 रुपए, ठीक है। आपने सोचा इस महीने में पैसे नहीं, अगले महीने पे कराऊंगा, तो ये जो एक्सपेंस है ना आपका 5,000 का, ये जनवरी का एक्सपेंस है, इस महीने का एक्सपेंस है। ये ना हो आप इसे फेब में दिखा रहे हो, तो आपको उसी मंथ में इसको एक्सपेंस ट्रीट करना है, तो आप चाहे पेमेंट फेब में कर रहे हो, दैट इज एक्रूअल कंसेप्ट, ठीक है। समझ आ गया? देखो इसका रेलेवेंस क्या है, रेलेवेंस ये है कि मान लो, अगर ये मान लो कि मेरा फेब में बिल आया 5,000 का इलेक्ट्रिसिटी का, और मैंने पेमेंट करी लेट से जून में, थोड़ा हमने पेमेंट डिले कर दी, बीच में हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। अगर मैं 5,000 इधर देखू लिखूंगा तो मेरे इस साल के प्रॉफिट्स, इस साल के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, राइट, और इस साल के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। तो एक ट्रू एंड फेयर पोजीशन देखिए भाई कि इस महीने ये खर्चे हुए थे, इस महीने ये कमाया था, इसीलिए हम फॉलो करते हैं एक्रूअल कंसेप्ट, ना कि कैश कंसेप्ट, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट आता है आपके पास कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या है, कोई भी आप मेथड या पॉलिसी फॉलो कर रहे हो अपने बिजनेस की, तो मेक श्योर आप उसको कंसिस्टेंट रखो। फॉर एग्जाम्पल अभी ले लेते हैं कि आप डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर रहे हो, आपने बोला मैं स्ट्रेट लाइन मेथड लगाऊंगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि पहले साल आपने स्ट्रेट लाइन लगाया, दूसरे साल रिटर्न डाउन वैल्यू लगा रहे हो, चौथे साल कोई नया मेथड लेके आ गए हो। जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो अकाउंटिंग के लिए, मेक श्योर वो कंसिस्टेंट हो,
इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ताकि जो सामने वाली पार्टी इंफॉर्मेशन देख रही है ना, जो सामने वाली पार्टी आपके अकाउंट देख रही है, उसको क्लैरिटी रहे। ठीक है, समझ आ गया? वो इजिली आपके अकाउंट्स को कंपेयर कर सके। मान लो इस साल मैंने स्ट्रेट लाइन लगाया, अगले साल रिटर्न डाउन वैल्यू लगाया, तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि 2015 2016 के अकाउंट्स को कंपेयर करना। ठीक। अच्छा, एक चीज और चीज, ऐसा नहीं है कि मैंने आज डिसाइड कर लिया कि मैं स्ट्रेट लाइन मेथड लगाऊंगा, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को पूरी जिंदगी कंपलसरी हो गया स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करना पड़ेगा। आज 500 साल हो चुके हैं बिजनेस चलाते हुए, अब मैं वही पुराना मेथड फॉलो करी जा रहा हूं, मेरे को कोई चेंज करने का हक नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल ये प्रिंसिपल नहीं कहता। ये प्रिंसिपल साथ साथ ये भी कहता है कि अगर आपको लगे, कोई नीड लगे जहां से आप फेयर वैल्यू पता कर सकते हो बिजनेस की, मतलब अगर मेथड चेंज करके फेयर वैल्यू आ सकती है, तो आप इसको भूल सकते हो, अपने मेथड को चेंज कर सकते हो। कब 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 चेंज कर सकते हो? कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, राइट? कोई लॉ कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। लॉ ने बोल दिया भाई रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करेंगे सब, तो ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा हूं तो मैं स्ट्रेट लाइन ही करता रहूंगा, फिर मैं रिटर्न डाउन वैल्यू में हो जाऊंगा ट्रांसफर। ठीक है? या फिर कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस जहां मुझे लगता है कि मेरी बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखेगी लोगों को, यूजर्स को, तो मैं अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को, अपने अकाउंटिंग रूल्स को, रेगुलेशंस को, जो पॉलिसीज मैं फॉलो कर रहा हूं उनको चेंज कर सकता हूं। सॉरी, पॉलिसीज को फॉलो चेंज कर सकता हूं। अगर मैं स्ट्रेट लाइन लगाता जा रहा हूं तो मैं रिटर्न डाउन वैल्यू लगा लूंगा, अगर मुझे लग रहा है उससे बेटर पिक्चर सामने आएगी मेरे बिजनेस की। ऐसा नहीं है कि ये एक साल वहां, एक साल दूसरा मेथड, तीसरे साल तीसरा मेथड, कुछ टाइम फ्रेम के बाद जब मेरे को लगे बेटर है वो। ठीक। नेक्स्ट आता है आपके पास कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस, आई विल से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑल ऑफ देम, जो मैं बात कर रहा था। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। ये कहता है कि फ्यूचर में अगर आपको कोई लॉस लगना है ना, कि होना है, तो उसको आज आप अभी थोड़ा सा कंसिडर कर लो, मतलब जितनी आपको प्रोबेबिलिटी लग रही है। मान लो, अब ऑब्वियसली बात हो, मेरा बिजनेस है शूज का, तो सारे लोग सेल्स पे नहीं करते काम, मतलब सॉरी कैश सेल्स नहीं करते सारे लोग। अपना वो बिजनेस थोड़ा है कि भाई मान लो मैं होलसेल में बैठा हूं करोल बाग में, तो वो बिजनेस थोड़ा है मैकडी की तरह, डोमिनोज की तरह की सब कैश बेसिस पे होगा। बहुत सारा काम क्रेडिट बेसिस पे चलता है, बहुत सारा काम क्रेडिट बेसिस पे चलता है, तो ऐसा नहीं है मैं क्रेडिट नहीं दूंगा। अब मुझे पता है, मेरे अकाउंट्स में दिख रहा होगा लेट से कि भाई मेरे डेटर्स जिनसे मुझे पैसा लेना है, मेरे डेटर्स से मुझे जिनसे मुझे पैसा लेना है, जिनको मैंने सेल्स करी है, 1 लाख रुपए लेना है। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि यार ये जो श्यामलाल है ना, ये पैसे नहीं देगा मुझे, या अगर देगा तो कम देगा। मान लो श्यामलाल को हमने 10,000 रुपीज का सामान बेचा हुआ था और मुझे पता है कि यार ये पैसे नहीं देने वाला, ये खाई जाता है पैसे, या सामने वाली दुकानदार के पास पैसे नहीं लौटा रहा, उसे मना कर चुका है, ये बैंकरप्ट हो गया है, तो मेरे पैसे भी नहीं आएंगे, चांसेस नहीं है, चाहे मेरी ड्यू डेट अगले महीने की है। तो इस केस में क्या करूंगा, मेरे को लॉस पता है कि भाई हो सकता है मेरे को अगले महीने, मैं आज ही इसका प्रोविजन क्रिएट कर लूंगा, मैं आज ही इसका प्रोविजन क्रिएट कर लूंगा, 10,000 का प्रोविजन ऑफ बैड डेट या प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट, क्योंकि ये मेरे को डाउट है, मैं अपने अकाउंट में दिखाऊंगा मेरे पास 90,000 रुपए आने हैं डेटर से। अब ये ट्रू एंड फेयर पोजीशन दिखा रहा है ना, 1 लाख रुपए क्या दिखा रहा था कि हरनीत सिंह के पास 1 लाख रुपए आने हैं, 90,000 ट्रू फेयर दिखा रहा है कि हरनीत सिंह को पता 10,000 रुपए आने नहीं है। दैट इज ड्यू टू कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, जो कहता है कि फ्यूचर में होने वाले अगर आपको कोई लॉसेस पता है तो उसको अभी से ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इसलिए हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट सब ऑलरेडी रिकॉर्ड करके चलते हैं। याद रखना, फुल डिस्क्लोजर में जब बात करी थी ना, तो हमने वो बात करी थी कि अपनी इंफॉर्मेशन सारी शो करनी है, A to Z। यहां हम बात कर रहे हैं कि लॉसेस को आपको रिकॉर्ड करना है। हाँ,
अगर मुझे कोई प्रॉफिट पता है, मुझे कोई रेवेन्यू पता है फ्यूचर में होने वाला है, तो उसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा, उसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। याद रखना, प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड until realized, but all losses and even those which have remote possibility, मतलब बहुत कम chances are to be provided for in the books of accounts। ठीक है, इसी रीजन की वजह से, इसी रीजन की वजह से मैंने बोला था ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इन्वेंट्री का, वो कहता है कि हमें स्टॉक को या तो एनआरबी या फिर सेल्स की एनआरबी या फिर कॉस्ट उसकी लोअर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए। मैंने बात करी थी अभी। इसी रीजन की वजह से हम बोलते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरबी रिकॉर्ड करो, ताकि अगर हमें एंटीसिपेट है कि भाई इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो उसको हम वैसे ही रिकॉर्ड कर लें। ठीक, और इसी वजह से हम प्रोविजन बनाते हैं डाउटफुल डेट्स का। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाए, अगर आप प्रोविजंस क्रिएट कर रहे हो मतलब कंजर्वेटिज्म की वजह से, तो उससे प्रॉफिट्स लोअर दिखेंगे या हायर दिखेंगे? प्रॉफिट्स लोअर दिखेंगे या हायर दिखेंगे? मान लो यहाँ पे 10,000 का मैंने लॉस कंसीडर कर लिया इसी साल, तो बेटा उससे जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो लोअर दिखेंगे। कंपनी विल डिस्क्लोज अ लोअर प्रॉफिट एज कंपैरिजन टू एक्चुअल प्रॉफिट्स। ठीक है ना, इसी महीने मैंने रिकॉर्ड कर लिया लॉस को। चले आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी ध्यान से सुनना। मान लो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर हो, हाइपोथेटिकली। अब आप अपनी बैलेंस शीट चेक कर रहे हो, बैलेंस शीट चेक करते वक्त आपको दिखा आपके एसेट्स बहुत सारे हैं, और एसेट में आपने चेक किया, आपको दिख रहा है कैलकुलेटर 100 रुपीज वाला। आप हजारों करोड़ों के ओनर, अब कैलकुलेटर आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है 100 रुपीज का। आप अपने अकाउंटेंट को बुलाओगे, उससे पूछोगे भाई एसेट के इस क्या 100 रुपए वाले एसेट लिखे हुए हैं तूने? अकाउंटेंट कहेगा यार रूल तो यही है, रूल तो यही है सर, कि जिसकी लॉन्ग टर्म लाइफ होती है उसको मैं एसेट की तरह दिखाऊंगा, नॉन करेंट एसेट। एक कैलकुलेटर खरीदो 100 रुपए वाला, ऑब्वियस सी बात है 5-6 साल आराम से चल जाता है, मेरा तो चल जाता है भाई। ठीक है ना, और 100 रुपए में आ भी जाता है, लोकल सा ले लेता हूं, तो मैं क्या उसे एसेट में दिखा देता हूं? नहीं, ये गलत है। जब रिलायंस अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा, वो क्या करेगा, इसको छोटे से एक्सपेंस दिखा के उसी महीने, उसी साल सॉरी खत्म कर देगा, इसे अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाएगा। क्यों? मटेरियलिटी कंसेप्ट की वजह से। ये कंसेप्ट क्या कहता है, जोन सी इंफॉर्मेशन मटेरियल है उस पर ध्यान देना है हमें। ठीक है, अब मटेरियलिटी सर मेरे अकॉर्डिंग 100 रुपए कम या ज्यादा हो सकता है, वो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा कि आपकी बिजनेस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग मटेरियल इंफॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहता है प्रिंसिपल, कि आपको फोकस करना है ऑन मटेरियल फैक्ट्स। ठीक है, देखो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो कैलकुलेटर को रिकॉर्ड करेगा 10 साल तक, उसमें डेप्रिसिएशन लगाएगा 10-10 रुपए का, अकाउंटिंग करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? बेटर क्या है, बेटर क्या है, उसको एक ही साल एक्सपेंस ट्रीट करो, छोड़ दो। राइट, तो मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको सिर्फ मटेरियल इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या कहता है, ध्यान से सुनो, कि जो भी आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो वो किसी भी तरह उसमें पर्सनल बायसेस नहीं होने चाहिए, अपने ओपिनियंस नहीं होने चाहिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं उसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, और वो वेरीफाइबल होनी चाहिए किसी डॉक्यूमेंट या फिर वाउचर से, जो हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। चले आगे, नेक्स्ट, अब लास्ट में कुछ छोटे छोटे प्रिंसिपल जनरली एग्जाम वगैरह में दिख जाते हैं। प्रिंसिपल से बोलेंगे दिख जाते हैं आपको, देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इन्हें भी। पहला है कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, ऐसा ना हो आप कोई अकाउंटिंग अप्लाई कर रहे हो उसकी कॉस्ट ज्यादा हो उसके बेनिफिट से, तो मेक श्योर अगर आप कोई भी पॉलिसी फॉलो कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट कम रहनी चाहिए उसके बेनिफिट से। ठीक, नेक्स्ट रहता है टाइमलीनेस प्रिंसिपल, कि आप अपने अकाउंट्स टाइमली प्रिपेयर करो और प्रेजेंट करो। तो इसलिए बोला जाता है ना कि आपको ऑडिटेड रिपोर्ट सबमिट करनी है क्वार्टरली, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग।
आता है इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस कि आपको अपने इंडस्ट्री में भी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी फर्म जो आसपास वाली हैं सेम प्रोडक्ट की सेम इंडस्ट्री की, उनके अकॉर्डिंग जो फॉलो होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको फॉलो करना है। ठीक है, सॉरी, ये हो गए आपके सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब ध्यान से सुनना, इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस, दोनों में फर्क क्या है? देखो, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं? वो बेसिक अजम्पशंस जो हमने अकाउंट्स बनाते वक्त ली, मतलब इन सारे प्रिंसिपल जो अभी तक हमने डिस्कस करे। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या हो गया? एजम्पशंस, कि भाई इन एजम्पशंस के बेसिस पे हम अपनी अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कि हमारा बिजनेस बहुत टाइम तक चलने वाला है, दैट इज अकाउंटिंग एजम्पशन, राइट। और दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, बेसिकली जो प्रैक्टिसेस जो चलती आ रही है पास्ट टाइम से, वो हम फॉलो कर रहे हैं, राइट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या हुआ? क्यों हम कॉस्ट में लिख रहे हैं? क्योंकि ये प्रैक्टिस चलती आ रही है। ठीक है, तो जितने भी हमने प्रिंसिपल्स पढ़े वो इन दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। सर कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट है, कौन सा अकाउंटिंग कन्वेंशन? बहुत सारी बुक्स में आपको मिक्सचर मिलेगा, कईयों में उन्होंने उसको अकाउंटिंग कंसेप्ट में लिखा होता है, कईयों में कन्वेंशन में लिखा होता है। तो इस लड़ाई में पढ़ना ही मत कि कौन सा कंसेप्ट है और कौन सा कन्वेंशन है, राइट। तो इस लड़ाई में हमें नहीं पढ़ना, बुक्स के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अच्छा, अगर मैं लीगली बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 बोलता है कि हमारी काउंटिंग कंसेप्ट जो एजम्पशंस है, सॉरी अकाउंटिंग एजम्पशंस, वो है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेंट। ठीक है, ये तीन वो बोलता है। चले आगे, देखो अब हमने बात कर ली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एक शेप देते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बना लिए, अब उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस जो आपको कंपलसरी फॉलो करने हैं, वो बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल था मैचिंग कंसेप्ट, कि हम अपने कॉस्ट को, अपने रेवेन्यू को मैच करेंगे अपनी कॉस्ट से। अच्छा, उसमें कॉस्ट भी तो होगी डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा, राइट। अच्छा, उसके बाद आता है अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होगी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला या तो आप ये कर लो या तो ये कर लो। लेट्स से हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला या तो आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर लो या स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लो। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या हो गई? मैंने सेलेक्ट किया कि मैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करूंगा, दैट इज माय अकाउंटिंग पॉलिसी। समझ आया तीनों में फर्क? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उनको शेप देते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है लेट्स से अकाउंटिंग ऑन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे बनाना है, क्या रेट होगा, सब कुछ उससे रिलेटेड लिखा होगा। अब अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होगी? मैंने डिसाइड कर लिया इन दोनों मेथड में से मैं ये चीज करूंगा। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे एक अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड हैं। अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? मतलब आप सभी को फॉलो करने ही करने हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस लिखी हुई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, वो हर एक बिजनेस को फॉलो करनी ही करनी है। ठीक है, पर्पस क्या है? सेम पर्पस, कि इजिली अंडरस्टैंडेबल हो हमारे अकाउंट्स। जब सारे लोग सेम अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे तो सेम सी बात है ना, सबके अकाउंट सेम से दिखेंगे। तो मेरे लिए समझना कितना आसान हो गया। एज ए इन्वेस्टर सोचो, एज अ बिजनेस अकाउंट यूजर सोचो, मैंने एक मेथड सीख लिया, अकाउंट सीख ली, अब मुझे पता है कि रिलायंस की कंपनी की एनालिसिस कैसे करनी है, मुझे पता है टाटा की कैसे करनी है, मुझे पता है किसी थर्ड पार्टी की कैसे करनी है, आपकी कैसे करनी है, क्योंकि सबके अकाउंट तो सेम लाइंस में मेंटेन है। मैं बैलेंस शीट उठा के देख सकता हूं, सबकी अमाउंट दिख रही होगी, अच्छा इसके ये करंट एसेट्स है, इसके ये नॉन करंट एसेट्स है, अच्छा इसकी ये लायबिलिटीज है, इसकी ये लायबिलिटीज है, राइट। मेरे लिए कंपेयर करना समझना कितना आसान हो गया। ठीक है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी क्योंकि सबने सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें। ठीक,
तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि कैसे रिकॉग्नाइज करना है अपने ट्रांजैक्शंस को, कैसे मेजर करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, और क्या क्या चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है। ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मेंशन होगी। राइट, चले आगे। नेक्स्ट आता है आपके पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया ने अपने अकॉर्डिंग बनाए, इंडियस। हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या हो गए? ये वो स्टैंडर्ड्स हो गए जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो वर्ल्ड में सारी कंपनीज एक्सेप्ट कर रही हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सेप्ट कर रही हैं। और ये बनाए किसने हैं? ये बनाए हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। इसके एडवांटेजेस क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के? हमारा क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी इजी हो जाता है। देखो, कंपनीज आजकल ग्लोबलाइजेशन के बाद कितनी मल्टीनेशनल हो गई हैं, छोटे छोटे बिजनेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं बिजनेसेस। मान लो अगर कोई इन्वेस्टर है अमेरिका में बैठा है, अब दो कंपनीज है सामने, एक कंपनी अपने फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपनी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रही है, दूसरी कंपनी ये आईएफआरएस फॉलो कर रही है, ठीक है, इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग अकाउंट्स बना रहे हैं। तो मेरे लिए कितना इजी है, मैं एक कंपनी जो जर्मनी में है, एक कंपनी जो इंडिया में है, उनको इजीली कंपेयर कर सकता हूं। मैं उन दोनों कंपनी में से इस कंपनी को ज्यादा प्रेफरेंस दे दूंगा क्योंकि मुझे उसके अकाउंट समझ आएंगे। राइट, तो मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको कॉमन बनाती है हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल एक्सचेंज में आपको लिस्ट होना है, उसमें आसानी हो जाएगी। राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजीली कंपेयर कर पाओगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एरर के रिस्क कम होंगे, और इन्वेस्टर की डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। ये रीजंस हैं हमारे आईएफआरएस आने के। ठीक है, अच्छा इंडिया की बात करें तो फिर इंडिया में ध्यान से सुनना, दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी करंटली रन करते हैं। एक तो है अपने पुराने वाले जिनको हम बोल देते हैं, एक तो है अपने पुराने वाले जिनको हम बोल देते हैं सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एएस। एएस जो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया के हो गए। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए था आपके पास? या तो आप एएस ऑप्ट कर लो या आईएफआरएस, मतलब ग्लोबल वाले स्टैंडर्ड। बट नहीं नहीं नहीं, हमारे पास आईएफआरएस नहीं है, हमारे पास है इंडियस। इंडियस क्या है? बेसिकली ये कन्वर्ज्ड वर्जन है आईएफआरएस का। कन्वर्ज्ड वर्जन क्या हो गया? एक तो तरीका यह था कि इंडिया क्या करे, ध्यान से सुनना, एक तो तरीका यह था इंडिया क्या करे, जो आईएफआरएस के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारे के सारे फॉलो कर ले, पूरा आईएफआरएस। लेकिन हमारा इन्वायरमेंट अलग है, हमारी बिजनेस की नीड्स अलग है, तो हमने क्या करा, आईएफआरएस में से पोर्शंस उठाए हैं और उनको थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग चेंज किया, जिसे बोलते थे कार्व आउट। क्या बोलते थे? कार्व आउट। थोड़े बहुत चेंजेस करना, थोड़ी बहुत चीजें उसमें से हटा दी, अपनी डाल दी। तो हमने एक कन्वर्ज्ड वर्जन बनाया जिसे हम बोलते हैं इंडियस। मतलब इसमें जो स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो बहुत ज्यादा सिमिलर होंगे। अगर मैं लेमन लैंग्वेज बोलूंगा, बहुत ज्यादा सिमिलर होंगे आईएफआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडिया में अभी रिसेंटली दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, एक पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और दूसरे इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमने फुल्ली आईएफआरएस को क्यों नहीं अडॉप्ट किया, मतलब कंपनीज को ये क्यों नहीं बोला कि आप आईएफआरएस के अकॉर्डिंग बना सकते हो, क्योंकि हमारी नीड्स अलग है, हमारा एनवायरमेंट अलग है। राइट, समझ आ गया? चले आगे। नेक्स्ट आता है आपके पास सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये लिस्ट मैंने आपको दे रखी है, इनके आपको सीक्वेंस में तो नहीं बोलूंगा, आपको सबके नाम और नंबर याद रखने हैं। ये पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एएस, राइट, और इसके बाद आपके पास आते हैं इंडियस, जो न्यू वाले हो गए। क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में डायरेक्टली कि आपका एएस और इंडियस का, अभी जाने का नहीं है, ध्यान से सुनो। अब हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस। जो हमने पढ़ा उससे हमने 3-4 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, उनको प्रैक्टिस करेंगे ताकि एक रिकॉल हो जाए, पता चल जाए कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए। ठीक है, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग? 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, बहुत बार क्वेश्चन देखा एग्जाम में। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताना, रिलायबिलिटी, कंपैरेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, रिलेवेंस।
इन चारों में से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है? हाँ जी, द करेक्ट आंसर इज कंसिस्टेंसी। जो चौथा वन था वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना, बिना देखे कमेंट सेक्शन में लिखना, अपनी नोटबुक पे लिखो कि कौन सा है। राइट, उसके बाद आता है अब अकाउंटिंग कंसेप्ट को आपको मैच द फॉलोइंग करना है। पहला है फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट बेनिफिट। जल्दी मैच द फॉलोइंग। हाँ जी, जल्दी से। पहला क्या है? assumes that business will continue to operate indefinitely unless there is a evidence of contrary। तो ये हो गया हमारा गोइंग कंसर्न। requires that a similar transaction have been treated in the same way, consistency in the same way over time। the benefit of program should not be overweight its cost benefit, focus on disclosing all information, full disclosure। तो 3 का फर्स्ट का है हमारे पास डी, सेकंड का है बी, थर्ड का है हमारे पास ए और फोर्थ का है सी। ये ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट्स मैचिंग गोइंग कंसर्न मनी मेजरमेंट। जो हमारा होता है एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इस कंसेप्ट की वजह से आता है। देखो कंसेप्ट को समझना, assumptions को समझना जरूरी क्यों है? मोस्ट ऑफली वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, वो आपसे पूछ लेगा किस रीजन की वजह से हम ये कर रहे हैं, किस प्रिंसिपल की वजह से हम ये फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, ड्यूअल, मैचिंग, गोइंग कंसर्न, ये मनी मेजरमेंट। आई होप आप सभी जल्दी जल्दी आंसर कर रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। याद करो, हर एक चीज की दो वो होंगी, तभी मैंने बोला था बैलेंस शीट इक्वल आएगी। लास्ट क्वेश्चन फॉर डे लेते हैं। एज पर एएस इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट एक्चुअल कोल सेल्स एनआरवी ओनली फर्स्ट, मतलब एक्चुअल सेल्स पे लोअर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, हायर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, या लोअर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड? हाँ जी, AS2 इन्वेंट्री किस पे वैल्यू होती है? जल्दी से। तो करेक्ट आंसर क्या है? लोअर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड एनआरवी। तो ये हो गया, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द क्लास। आई होप आप सभी को पसंद आई हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, YouTube पे नीचे मेंशन कर देना है, कमेंट कर देना है कि कितने 4 में से आखिरी आंसर्स आपके ठीक लगे और आपको क्लास कैसी लगी, so दैट ऐसी सिमिलर वीडियो पूरे पूरे टॉपिक्स की मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। राइट, और अकाउंट से रिलेटेड कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए ही चाहिए कि सर इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना दो, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि सर ये डिटेल में कवर कर दो। पूरा डिटेल में कवर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, स्पेशली कोई भी क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं एग्जाम में। थोड़ी सी प्रैक्टिस और रिवीजन घर पे जरूर कर लेना। ठीक है, सो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में आउट ऑफ 4 कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, आउट ऑफ 4 कितने क्वेश्चन सही हुए वो जरूर मेंशन करना है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।